नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के क्लासेस में। और ये क्लास आपकी राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी खेल और खेल प्रतियोगिताएं हैं उससे जो क्या कहते हैं उससे संबंधित जो भी व्यक्तित्व फेमस रहे हैं या जो भी खिलाड़ी बहुत फेमस हुए हैं पिछले एक साल में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, जो भी पुरस्कार है, सम्मान है, जितने भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं वो प्लस आगे होने वाली जो भी प्रतियोगिताएं हैं, यानी आगामी जो खेल प्रतियोगिताएं हैं वैश्विक स्तर की कब आयोजित होंगी, कहाँ आयोजित होंगी, सब कुछ आपको इस एक वीडियो में हो जाने वाला है। और आप सभी को पता है एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कि ऐसी जगहों से ना बनता हो। हमेशा से खेल प्रतियोगिताओं से या आगामी खेलों से या खेल व्यक्तित्वों से प्रश्न हमेशा से बनते रहे हैं। तो हमने कोशिश करी कि हम इस पूरे के पूरे वीडियो में पूरे एक साल के अंदर जो भी खेल से जुड़े हुए घटनाक्रम है सब कुछ कवर करें। साथ ही साथ यदि आप एमपीपीएससी प्री 2025 को लेकर के अपना लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी ने अपना करंट अफेयर लॉन्च कर दिया है मात्र 39 रुपीज में। आप इसको ऐप के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली बार इसमें से 16 प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम गुरुजी की करंट अफेयर के मैगजीन से आए थे। प्रश्न पेज नंबर के साथ आपको यूट्यूब पे एक वीडियो उपलब्ध है कि किस पेज नंबर से कौन सा प्रश्न बना था। हमने स्टैटिक पोर्शन भी इसमें कवर किया था। तो आप ये मैगजीन एग्जाम गुरुजी के ऐप से परचेज कर सकते हैं या हमारे ऑफिस का जो दिया गया नंबर रहता है नीचे, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सबसे पहले बढ़ेंगे अपने किसकी तरफ, खेल की जो हमारी आज की क्लास है उसकी तरफ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग क्लास की लिंक को जरूर शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, हाँ 2022 के परिणाम आ गए हैं, तो आप सभी का जिनका चयन हो गया उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और मेहनत होती है, मेहनत एक समय के बाद सफल होती है, एक लंबा प्रयास होता है। और सिविल सेवा कोई कोई भी बड़ा लक्ष्य हो आपका, क्योंकि छोटा लक्ष्य नहीं, एक बड़ा लक्ष्य होता है। लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, कुछ विद्यार्थी सफल होते हैं, सैकड़ों में होते हैं, कभी हजारों में होते हैं। तो उनमें से हजार बनना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आपका परिश्रम होता है जो आपको वहां तक लेकर के जाता है। लेकिन जिनका नहीं हुआ, जो कुछ नंबरों से रह जाते हैं, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक क्रम है। उन्होंने मेहनत करी थी, उसका फल उनको मिला, आप मेहनत करेंगे, इसका फल आपको मिलेगा। सभी को सभी की मेहनत का फल मिलता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सभी को मेहनत करनी पड़ी है। भगवान राम भी यहाँ आए, भगवान कृष्ण भी आए, बुद्ध भी आए हैं, सभी मेहनत के बाद ही भगवान हुए। अतः सब कुछ एक समान पुत्र थे। जब उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने संघर्ष किया, तो उसके बाद वो भगवान हुए। तो भगवान बनना इतना आसान नहीं होता। तो अपने क्षेत्र पे जिसको भी सफलता चाहिए उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो आज करे चाहे कल करे, करनी तो पड़ेगी। इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। तो परिश्रम करिए, फल की चिंता मत करिए, जो होगा देखा जाएगा। तो इन्हीं क्रम में बताते हुए कि यदि आपका प्रीलिम्स का टारगेट है 2025 का, तो एग्जाम गुरुजी की टेस्ट सीरीज चल रही पीटी80, जिसमें आप 80 टेस्ट पाएंगे, 40 टॉपिक वाइज, 20 यूनिट वाइज, 20 एफएलटी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों टेस्ट सीरीज में 5 होंगे लाइव टेस्ट, जिसमें दोनों टेस्ट के विद्यार्थी एक ही जगह बैठ करके, हमारा टारगेट है लगभग 5000 विद्यार्थियों को एक साथ बैठाना एक ही जगह पे, और ये लाइव टेस्ट होंगे। यानी एक ही समय में सब कोई लाइव रहेंगे, एक बारी पेपर अटेम्प्ट करेंगे, वन टाइम में उनको रिजल्ट आएगा। यानी अलग अलग समय में पेपर नहीं दे सकते, सब लोग एक साथ बैठ के एक जगह देंगे। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आने वाला हूं। 80 टेस्ट 199 में, 20 टेस्ट आप यदि देना चाहते हैं यूनिट वाइज प्लस 20 एफएलटी, तो ये 99 में आप परचेज कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी के अपडेटेड नोट्स हिंदी माध्यम में आप सभी को और इंग्लिश माध्यम में, दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध है। 997 रुपए के हिंदी मीडियम के हैं और 1196 रुपए के आपके इंग्लिश मीडियम के। इसके साथ आपको ये टेस्ट सीरीज 80 टेस्ट वाली क्या मिलती है, फ्री मिलती है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे हम आज के। और यदि आप मुख्य परीक्षा के नोट्स लेना चाहते हैं तो 1997 में है। और साथ ही हमारा क्रैश कोर्स है जिसमें सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। आप रिवीजन वीडियोस इसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, सबसे पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं। देखिए कोई और नहीं है, ये डी मुकेश है। डी मुकेश, इस बार यार कुछ भी कहो, भारत तो मतलब चेस में टॉप चल रहा था। चेस में इतने खिलाड़ियों के नाम आ गए कि आधे से ज्यादा कंफ्यूजन हो गया लोगों को, कौन सा कौन में जीता था। तो कुछ है जिनको आपको नाम याद रखना है और बहुत सारे चेस चैंपियंस आपको आज यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो डी मुकेश से शुरुआत होना अपने आप में एक स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक ऐसा सितारा है। वो वीडियो मैंने देखा था, तो आप सभी को, आप लोग भी समय निकाल करके जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बहुत सारे जो हमारे परीक्षार्थी होते हैं, जिनको एस्पिरेंट बोला जाता है, थोड़ा सा भावुक रहते हैं। क्यों?
अपने दुख में कम दुखी होते हैं, दूसरे के सिलेक्शन में ज्यादा दुखी हो जाते हैं। आज रिजल्ट आएंगे, बहुत लोगों की फोटो चमकेगी, तमाम एजुकेशनल चैनल्स डालेंगे कि ये हमारे यहाँ इंटरव्यू देने आया था, ये हमारे यहाँ इंटरव्यू देने आया था। भाई एक जो इंटरव्यू देने जाता है उसका कोई जात धर्म नहीं होता, उसके लिए सारे चैनल वाले या सारे इंस्टीट्यूशंस वाले एक होते हैं, उसको एक ही चीज देनी होती है, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट किसी का नहीं होता, सब जगह जाते हैं, तो वो सब चीजें होंगी, आप उनकी तस्वीरें देखेंगे, तो ये एक समय होता है। तो उसको देख करके दुखी नहीं होना है, उससे सीखना, उनके चेहरे के भाव को देखना है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी, बस उतनी मेहनत आपको भी करनी है, उससे ज्यादा करनी है। और उसके बाद कुछ नहीं, एक दिन आप भी अपने आप को वहां देखोगे, आपको कोई और देख रहा होगा। तो ये एक प्रयास होता है, प्रयास सफल होता है। डी मुकेश की बात करें तो वो तस्वीर मेरे को नहीं भूलती, उनके बाहर जो उनके फादर थे वो टहल रहे थे, ठीक है, कंपटीशन जहां हो रहा था उस हॉल के जस्ट बाहर उनके फादर राउंड लगा रहे थे। घबराहट थी, टेंशन थी कि अंदर क्या होगा, क्योंकि वो जीत के करीब थे, आखिरी समय चल रहा था। उनके अंदर एक व्याकुलता अलग देखी जा सकती, क्यों, वो व्याकुलता क्या थी उस चीज को मैं आपको बताऊंगा। अंदर कौन था? अंदर डी मुकेश थे, वो यूट्यूब पे आज वीडियो उपलब्ध है। अंदर डी मुकेश खड़े होकर के बार बार अंदर का जो उनका प्रेशर था, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा था, लास्ट के 2 मिनट थे, वो बाहर फादर टहल रहे थे परेशानों के अंदर, वो व्यक्ति जो उस गेम को खेल रहा था वो परेशान होकर के एक व्याकुलता को लेकर के अपने टहल रहा था, वहीं पे गेम पे पूरी नजर रखे हुए था कि चल कर, क्योंकि सामने जो बैठा व्यक्ति था वो भी विश्व विजेता था। तो आप ये सोचो कि दोनों व्याकुल थे। अब व्याकुल किस चीज को लेकर के थे? 10 वर्षों की मेहनत कुछ ही सेकंड में फल देने वाली थी। उस 10 वर्षों की मेहनत एक पिता की मेहनत थी और एक पुत्र की मेहनत थी, जो व्यक्ति बैठा था दोनों की मेहनत थी। बाहर पिता ने भी उनके लिए संघर्ष किया था, अंदर जो व्यक्ति बैठा था वो भी संघर्ष कर रहा था। वो दोनों वीडियो आज उपलब्ध है, आप जब उन दोनों को देखोगे ना तो आपको आनंद आ जाएगा कि मेहनत क्या होती है। उस मेहनत को पाने के बाद आज आप उस व्यक्ति का करंट अफेयर पढ़ रहे हो। उसने वो मेहनत करी है, डी मुकेश ने, उनके परिवार, सभी लोग संघर्ष करते हैं, परिवार भी संघर्ष करता है, उनके परिवार ने भी संघर्ष किया। अब खिलाड़ियों का संघर्ष हमें दिखता है कि कितना संघर्ष किया है, चाहे वो आज आप साइना नेहवाल से लेकर के मनु भाकर हो या हमारे यहाँ के खिलाड़ी रहे हो, क्या कहते हैं, कपिल परमार रहे हो, बहुत मेहनत करते हैं यार, अथाह मेहनत करते हैं। बहुत आप पॉडकास्ट में ये सब आ चुके हैं, नवीन हैं जिन्होंने भाला फेंक में वो जीता है, आप उनका देखो, कद काठी में छोटे हैं, कितना आलोचनाएं सही है, उन्हें लोगों के मजाक सहे। उसके बाद आप देखो कि मतलब आज आप उनको बैठ के सुन रहे हो, आप प्रेरित हो रहे हो, तो उन्होंने कितनी मेहनत। ऐसे डी मुकेश का वो वीडियो बहुत अच्छा है, आप लोग सर्च करके देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको कि मतलब उससे प्रेरित हुए, देखिए कि कितनी मेहनत करने के बाद वो व्यक्ति सफल हुआ। तो डी मुकेश जो है 2024 में दुनिया के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियंस हैं, ठीक है। और इसके पहले की आप बात करो तो देखिए, डी मुकेश, ये वो तस्वीर है जब डी मुकेश क्या हुए थे, जिस गेम पे खेल रहे थे उस समय की ये उनकी तस्वीर है। तो सिंगापुर में आयोजन हुआ था, 18वां संस्करण था, और ग्रैंड मास्टर डी मुकेश ने वर्ल्ड चैंपियन जीतकर इतिहास रचा, और इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र, यानी 18 वर्ष में इन्होंने जीता है, सबसे कम उम्र में जीतने वाले खिलाड़ी हैं। वर्तमान में बात करी जाए, जो ग्रियर्सन, विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी तो हैं, जो ग्रियर्सन जिन्होंने जीता था वो 22 साल की एज पे थे, उनसे 4 साल कम उम्र में, 10 वर्ष का लड़का था जब व्यक्ति ने क्या किया था, 10 वर्ष की एज में इन्होंने क्या कहते हैं, आज से 10 वर्ष पहले 8 साल की उम्र में इन्होंने बोला था कि मेरे को सबसे कम उम्र का विश्व विजेता बनना है। और 10 वर्ष इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस चीज पे ये लग गए, एक लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य को लगा करके लग गए, और उस लक्ष्य के पीछे लग गए तो लग गए, और लग गए तो देख लो आज करंट अफेयर पे आ भी गए। तो डी मुकेश फाइनल में इन्होंने डिंग लीरेन चीको, चीन के खिलाड़ी हैं, उनको हराया। आने वाले समय में आपसे पेपर में पूछ सकता है कि इन्होंने हराया किसको, एक तो चेन्नई के, ध्यान में रखना है, इन्होंने डिंग लीरेन नाम रखना, ठीक है। या जो चीन का खिलाड़ी है, चेन्नई के, हमारे देश के चेन्नई के खिलाड़ी ने चीन को खिलाड़ी का हराया, ऐसे ध्यान करके रखना। जन्म पूछे कहा हुआ है तो चेन्नई हुआ है, हराया किसको था तो चीन वाले को हराया था, ठीक है। और नाम नहीं याद हो तो इनका नाम है डी मुकेश, जिसको हराया उसका भी नाम डी से आता है, उनका नाम है डिंग लीरेन, ठीक है। तो एमपीपीएससी का पुराना इतिहास उठा, उसने ऐसे प्रश्न पूछे किस खिलाड़ी को हरा करके वो विजेता बने थे, भारतीय खिलाड़ी का पूछा था उन्होंने, तो ध्यान में इस चीज को रखना है। तो आपको यहाँ पे, आप मुझे लगता है नहीं भूलेगा, ये कोई ट्रिक विक नहीं है यार, याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो ऐसे तरीके हमें खुद इजाद करने होते, किसी दूसरे के तरीके में नहीं जाए। अगला प्रश्न है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो महिला T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब जीता है वो न्यूजीलैंड ने जीता है। अब बात करी जाए महिला T20 वर्ल्ड कप की, तो देखिए ऐसा है कि
T20 आईसीसी का जो वर्ल्ड कप 2024 है, इसमें साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने हराया था। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हुआ था। न्यूजीलैंड जीता था। दक्षिण अफ्रीका इसका उपविजेता था। 9वां संस्करण था। प्लेयर ऑफ द मैच अमेलिया केयर को मिला है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी न्यूजीलैंड की खिलाड़ी अमेलिया केयर, उनको दिया गया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? तो देखिए, कोई और नहीं जीता है, हमारा देश जीता है, भारत जीता है। और रोहित शर्मा के लिए शानदार अवसर था, बहुत बड़ी इच्छा थी उनकी जीतने की, उनने जीता उसको। कप्तान थे कौन? रोहित शर्मा। आपसे पूछा जाए सामने वाली टीम कौन सी थी हमारी उपविजेता? साउथ अफ्रीका थी। बेचारों का इनका तो लगातार वर्ल्ड कप में यही समय रहा है। ये भी 9वां संस्करण था। आयोजन कहाँ किया गया था आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना, 2 देश यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? तो जसमीत बुमराह बने हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसको दिया गया था? विराट कोहली की शानदार पारी के लिए विराट कोहली को दिया गया था। रमानुल्लाह गुरबाज जो थे अफगानिस्तान खिलाड़ी, मोस्ट रन अप 2024 के खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 281 रन बनाए थे। आगे की तरफ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि 9वीं महिला T20 जो एशिया कप 2024 का खिताब था, ये किसने जीता है? तो देखिए, ये जो जीता है ये कोई और नहीं, इसको श्रीलंका ने जीता है, जहां पे अगला वर्ल्ड कप होने वाला है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी 9वां संस्करण था। श्रीलंका महिला टीम थी और भारतीय महिला टीम हमारी जो रही है उपविजेता रही है। और आपसे इसमें पूछा जाए प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, तो समर विक्रमा रही है, हर्षिता समर विक्रमा रही है। सर्वाधिक रन चमारियाता पट्टू ने बनाया है। सर्वाधिक विकेट हमारे यहाँ की जो दीप्ति शर्मा है, इन्होंने लिए हैं सर्वाधिक विकेट, दीप्ति शर्मा ने लिए हैं। ठीक है, एशिया महिला T20 की बात हो रही है। फुटबॉल का डूरेंट कप अक्सर एमपीपीएससी में आपसे पूछ लिया जाता है कि किस खेल के लिए होता है। किसने जीता है ये आपसे नहीं पूछेगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, उसने जीता है, लेकिन अक्सर डूरेंट कप से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। कई बार हम लोग खेलों को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये खेल, कई बार ट्रॉफी के नाम दे देता है, किस खेल से संबंधित है। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करी जाए डूरेंट कप की, तो देखिए डूरेंट कप जो है एशिया और पूरे हमारे एशिया बेल्ट में भारत का तो है ही सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो याद रखना, डूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट, इसमें 3 ट्रॉफियां दी जाती हैं। ठीक है, एक ट्रॉफी होती है इसमें टोटल, एक प्रेसिडेंट ट्रॉफी होती है। ठीक है, दूसरी जो डूरेंट कप होता है, तीसरा इसका सिमिलर ट्रॉफी होती है। 3 ट्रॉफियां दी जाती हैं। 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। 133 नंबर का इसका संस्करण था। आयोजन इसका कोलकाता, ठीक, असम और जमशेदपुर झारखंड और मेघालय के बेल्ट में हुआ था। और इसमें लगभग फुटबॉल क्लब जितने भी होते हैं सभी के सभी होते हैं, खेलते हैं। हमारे यहाँ का एक पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान, ठीक, ये बहुत फेमस है। और इसमें आपसे और बाकी का कुछ नहीं पूछेगा, पर ये ध्यान में रखना, इसलिए हम इसको शामिल किए हैं कि आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि डूरेंट कप का संबंध किससे है। तो डूरेंट कप किससे है? फुटबॉल से संबंध है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने, ठीक है, पहली बार पुरुष और महिला दोनों में स्वर्ण पदक जीता है? आने वाले समय में ये ओलंपिक का प्रश्न आपसे बन सकता है। चेस का टूर्नामेंट था, ठीक। और ये तस्वीर आपको याद रखनी, भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने, ठीक, जिसमें डी मुकेश भी थे, प्रज्ञानंद भी थे, हमारे यहाँ के टॉप ग्रैंड मास्टर जो है सभी के सभी शामिल थे, दीप्ति शर्मा भी इसमें थी। ठीक है, और ये 45वां संस्करण था। आयोजन इसका कहाँ पे हुआ था? तो हंगरी में इसका आयोजन चल रहा था और इसका शुभंकर थंब भी था। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत की महिला और पुरुष दोनों ने मिल करके, मतलब दोनों ने गोल्ड जीत लिया था। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन खेल था, हमारे यहाँ की टीम में खेला था इसमें। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में पेरिस ओलंपिक की यहाँ पे बात करी जाए तो कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो देखिए, पेरिस ओलंपिक जो 2024 आयोजित किए गए, इसमें अमेरिका टॉप में रहा है। ओलंपिक से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि उस समय पे चल रहे थे तो पीएससी में नहीं पूछा था या किसी को, अब लेकिन पूछ सकता है। तो देखिए भैया, आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, फ्रांस की राजधानी में। ठीक है, अगस्त के महीने में आयोजित किए गए थे, तब आप लोग पिछला पेपर दे रहे थे। सर्वाधिक पदक किसने जीता है? अमेरिका ने जीता है। टॉप 1 पोजीशन में कौन रहा है? अमेरिका रहा है। दूसरे नंबर पे चाइना रहा, तीसरे पे जापान रहा है। ठीक है, इसके बाद भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत के स्थान हम आगे चल के पूछ लेंगे। कुल भारत ने 6 पदक जीते हैं। ठीक है, 17 या 18वें नंबर पे भारत रहा है। कितने नंबर पे रहा है कमेंट करके जरूर बता देंगे। ठीक है, तो कमेंट में अभी नहीं देखूंगा, लास्ट में आप लोगों के देख लूंगा। शुभंकर की बात करोगे तो शुभंकर जो था ओलंपिक फ्रीज था, इस टाइप का एक टेडी बियर टाइप का रेड कलर का होता है इनका, ये था शुभंकर फ्रीज था। ठीक है, और ओलंपिक फ्रीज शुभंकर बनाया गया था। ये वहां की जो एक
टोपी होती, कैप होती है, वो होती है। हमारे यहाँ अक्सर छोटे बच्चे बैग लिए रहते हैं ऐसा ही। तो ये जो होता है फ्रांस का जो झंडा होता है, नीला व सफेद और लाल, उसको मिला करके बनाया गया है। और सुबह आपसे कभी भी पूछ ले आदर्श वाक्य क्या था, तो ये याद रखना, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते लेकिन साथ में। ठीक है, अकेले हम तेजी से, इतना बड़ा देगा नहीं, लेकिन ध्यान में रखना, शुभंकर जरूर याद रखना, ओलंपिक फ्रीज। ठीक है, ये रेड कलर का होता है, यही ओलंपिक फ्रीज है। ठीक, आश्चर्य होता, शुभंकर वगैरह ध्यान करने में दिक्कत जाती है। फिर बात होगी पेरिस ओलंपिक 2024 में, नीरज चोपड़ा है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जो जीता था वो देखो भैया, क्या जीता था? सिल्वर जीता था। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? सिल्वर जीता था। और इस बार आशा थी कि गोल्ड लेकर के आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भारत के सभी खिलाड़ियों की, जिनने जिनने मेडल जीता। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम मनु भाकर की। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने 2 पदक, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी। कौन? मनु भाकर। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया है, महिला रही है। और आपसे पूछा क्या जाएगा कहाँ की रहने वाली है, तो ठीक है, हरियाणा की रहने वाली है। कितने पदक, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते, किसने जीते? मनु भाकर ने जीते। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में इनको दिया गया है? पिस्टल की शूटिंग में दिया गया है। ठीक है, अगले खिलाड़ी कौन है? अगले खिलाड़ी सरबजोत और मनु है। तो सरबजोत सिंह और मनु दोनों ने मिल करके क्या किया है? ठीक है, दोनों ने ब्रांज मेडल जीता है। ठीक है, मिक्स टीम में, शूटिंग में। ठीक है, सरबजीत और मनु भाकर ने। ठीक, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी? बात करेंगे हम अगले खिलाड़ी की। अगला खिलाड़ी कौन है? हमारे जो तीसरे खिलाड़ी रहे हैं वो रहे हैं स्वप्निल कौशल। स्वप्निल कौशल भी किस में रहे? स्वप्निल कौशल भी राइफल शूटिंग में रहे। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे किसकी? नीरज चोपड़ा की बात करेंगे, जो कि हमारे प्रश्न में थे। तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता। हरियाणा के रहने वाले हैं, भाला फेंक में इन्होंने जीता, जोगनिल जिसको बोला जाता है। और सबसे आगे की तरफ हमारे जो चौथे खिलाड़ी रहे, ठीक है, तो 4 खिलाड़ी वो हो गए। 5वें खिलाड़ी हमारे अमन सहरावत आएंगे। हमें इस बार विशेषकर जो वेट लिफ्टिंग है और इससे बहुत आशा थी रेसलर से, तो रेसलर अमन सहरावत हरियाणा के ही है। इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर आती है हमारी किसकी बात? हॉकी टीम की बात आती है, सरपंच साहब की बात आती है। तो भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो कुल मिला के 6 पदक मिले हैं, जिनमें से 2 मनु भाकर के, बाकी के अलग अलग खिलाड़ियों के। तो शूटिंग में हमें सबसे ज्यादा पदक मिले हैं 3। ठीक है, अब आगे की तरफ बात करेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आयोजित किए गए थे 2024 के, इसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो इसमें आप भारत के स्थान की बात करोगे तो राइट आंसर होगा 18वां। ठीक, मैंने 17-18 करके आपको बोला था, आप कमेंट करके आंसर दिए, तो जिनका 18वां है उनका आंसर राइट है। तो भारत का स्थान 18वां था। पूरी पदक तालिका हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 17वां संस्करण था, भारत इसमें 18वें नंबर पे था, 29 मेडल जीत करके। शुभंकर फ्रीजेस था। आयोजन कहाँ किए गए थे? आयोजन फ्रांस में किए गए थे। अब ओलंपिक की बात करी जाए तो देखिए, ओलंपिक का जो इतिहास रहा है वो उत्पत्ति इसकी ग्रीस में हुई थी लगभग 716 ईसा पूर्व। ठीक है, ओलंपिक की उत्पत्ति जो हुई थी 700 ओलंपियाड में हुई थी, कब? 776 ईसा पूर्व, ग्रीस में। ठीक है, आपने भी मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, तो उसमें भी दिखाया हुआ है। ठीक है, ग्लैडिएटर करके मूवी देखना। अब क्योंकि ग्रीस में थी तो स्वाभाविक रूप से ग्रीक संपत्ति से इसके, सॉरी, ग्रीक संस्कृति से इसका संबंध रहा होगा। और शुरुआत में वहां पे जो उस समय के जानवरों वाले खेल होते तो उनका प्रयोग किया जाता था, कुश्ती वगैरह, क्योंकि इतने इक्विपमेंट उस टाइम नहीं थे। तो शुरुआत उस समय पे ज्यादातर हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुश्ती, कबड्डी, ये जो खेल हमारे पारंपरिक खेल है, तो पारंपरिक खेलों से इसकी शुरुआत हुई थी। और 339 में जो सम्राट थ्योडियस थे, इन प्रथम द्वारा, इसके द्वारा इनका समापन किया गया था। अब फिर इसके बाद क्या हुआ? 19वीं सदी में पियरे डी कुर्बिटन यानी आईओसी के जो संस्थापक सदस्य थे, उनके द्वारा इसकी फिर से शुरुआत की गई। और हमारा जो आज का ओलंपिक है, ये जो ग्रीस से शुरू हुआ था, ये वापस से एथेंस में आकर के ग्रीस के राजधानी में 1896 में इसकी फिर से शुरुआत होती है। अब क्या हुआ कि जो क्या कहते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें क्या किया गया? बदलाव किए गए। फिर डिसाइड हुआ कि भैया इसका अपना एक क्या होना चाहिए? लोगो होना चाहिए। तो नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के 5 कलर वाले 5 महाद्वीपों का जो सम्मेलन होता है, यानी 5 महाद्वीपों के कलर को क्या करते हैं? प्रतिबिंबित करते हैं। उसको सब वहां के एथलीटों का क्या करते हैं? पूरा योगदान करते हैं। उनको मिला करके इसके 5 रिंग वाले ये लोगो इसका
बनाया गया। और इसका क्या किया गया, आदर्श वाक्य डिसाइड किया गया, अधिक तेज, उच्चतर, अधिक मजबूत और एकजुट एक साथ। ठीक है, 2021 में इसको जोड़ा गया। इसके बाद क्या हुआ, आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आईओसी है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक क्या कहते हैं कमेटी है, उसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1894 में हुई। ओलंपिक खेलों का मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो लॉजेन में, अक्सर पूछ लिया जाता है, स्विट्जरलैंड में, इसका लॉजेन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, टोक्यो में जो होने वाली 2020 की ओलंपिक प्रतियोगिता में 5 नए खेल शामिल किए गए थे। इसमें स्केटबॉल थी, स्पोर्ट्स था, क्लाइम्बिंग था, कराटे था, बेसबॉल था। ठीक है, अब बात करी जाए अगले ओलंपिक कहां पे आयोजित होंगे, यहीं पे। तो अगले ओलंपिक जो होंगे वो 2026 में मिलान और कार्टिका डिम्पोजो, कौन से, शीतकालीन ओलंपिक की बात हो रही, तो शीतकालीन इटली में होंगे। जो मेन ओलंपिक जिसको हम लोग जानते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में यूएसए के लॉस एंजेलिस में होंगे। फिर 2032 वाले जो ओलंपिक हैं वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे, बहुत दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया में पहुंचेंगे। 2036 वाले ओलंपिक के लिए, 2036 के लिए भारत अपनी मेजबानी की दावेदारी क्या कर रहा है, रख रहा है कि हम 2036 के लिए हम लोग तैयार रहेंगे आज से अगले ओलंपिक के लिए। ठीक है, 2036 के लिए। अब बात करी जाए तो अब ये सब भारत में कौन देखेगा, तो भारत में देखने वाला संस्थान है आईओए, यानी भारतीय ओलंपिक संघ। आईओए, भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना कब हुई, जिसकी स्थापना 1927 में हुई। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हमारे यहाँ जो भी एथलीट्स वगैरह होते हैं उनका चयन भी इसी के द्वारा किया जाता है। पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ का ओलंपिक ऑर्गेनाइज करता है वो कौन करता है, आईओए करता है। अगला प्रश्न है आपका, जिसका हालांकि आंसर लग गया है, तो इंडियन प्रीमियर लीग, एक बार पूछा आईपीएल से जुड़ा हुआ प्रश्न, इसके बाद दोबारा कभी उसने पूछा नहीं है। तो 2024 का किसने जीता, कभी भूले भटके पूछ ले तो याद रखना, कोलकाता नाइट राइडर ने, कोलकाता की टीम है, शाहरुख खान की टीम है कोलकाता नाइट राइडर, इसने जीता है। और सनराइज हैदराबाद में देखता नहीं हूँ तो इसके बारे में मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं रहता, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें, विशेषकर आईपीएल में बिल्कुल भी नहीं है। और ऑरेंज कैप विराट कोहली को दी गई है, पर्पल कैप किसको दी गई है, हर्षल पटेल को दी गई है। ठीक है, और इसके बाद जो मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी रहे वो सुनील नारायण रहे हैं, और इमर्जिंग खिलाड़ी नितेश रेड्डी रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है, विमेन प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, इसको किसने जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, यानी आरसीबी ने जीता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी विमेन की प्रीमियर लीग की, ये सेकंड संस्करण था, 2023 में शुरुआत हुई थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी स्मृति मंधाना जिसकी कप्तान है उसने जीता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी का इसमें से नहीं पूछेगा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आपसे पूछ सकता है, तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप मेंस कप 2024 की विजेता टीम कौन सी थी, तो आईसीसी की जो अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम रही है वो ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता टीम रही है। बात करी जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ह्यूज विवियन थे। ठीक, भारत इसमें उप विजेता रहा। उदय सहारन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उप विजेता टीम के, हमारी इंडियन जो 19 टीम है क्रिकेट की उसके कैप्टन रहे हैं। ठीक है, और भारत के उदय सहारन है, इनको सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए क्या दिया गया था, इनको अवार्ड दिया गया था। अगले की तरफ हम बात करेंगे, ब्रिक्स देश जो हैं उनने मिलकर के अपना एक अलग गेम स्टार्ट किया है, उसमें भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, तो ब्रिक्स देशों के खेल में 2024 में भारत को 8वां स्थान दिया गया है। इसमें ब्रिक्स देश विशेषकर सम्मिलित है, तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्रिक्स गेम का आयोजन किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के देश के हिस्सा लेते हैं, लेकिन ब्रिक्स वालों का विशेष इसमें क्या है, अपना एक प्रभुत्व बनाने के लिए चालू किया गया है। ठीक है, आयोजन इसका रूस में किया गया था 12 से 23 जून तक, और मेजबानी के लिए इस संघ की अध्यक्षता करने वाले देश को बनाया जाता है। आधिकारिक संस्करण यानी पहला संस्करण था। 3 देश इसमें कुल मिलाकर के जो टॉप 3 रहे हैं, तो रसिया रहा है, ठीक है, और इसके बाद इसको बेलारूस रहा है, और इसके बाद चाइना रहा है। भारत के स्थान की बात करी जाए तो भारत इसमें 8वें स्थान पे था। 29 पदक भारत को मिले हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला करके। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी। अब बात होगी एक अगले अच्छे प्रश्न की। अच्छा प्रश्न क्या है, वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो इसमें जो पहले भारतीय हैं वो सूर्य सागर हैं। ठीक है, इनको क्या है, जो वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स है उसका गोल्डन टिकट दिया गया है, और ये बैंकॉक में स्टेडियम में आयोजित किया गया था जहां पे इन्होंने जीता है। राजेश बांगा वर्तमान में बात करी जाए तो वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के कौन है, अध्यक्ष है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि पुरुषों की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी थॉमस कप 2024, इसका खिताब किस देश ने जीता है, तो इसका खिताब जो जीता है थॉमस वर्ल्ड कप का, किसने जीता है, चाइना ने जीता है। डिटेल देख लेते हैं। पहली बात तो ये 2 कप होते हैं आपके,
अक्सर पेपर में आपसे पूछा जाता है, थॉमस कप और उबेर कप, ये दोनों बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। बस अंतर ये है कि जो थॉमस है ये पुरुषों के हैं, उबेर जो है ये महिला के हैं। ठीक है, ये दोनों बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में बस अंतर ये है कि एक पुरुष वर्ग की है और एक महिला वर्ग की है। इसका विजेता चीन रहा है और इसके 33वें और 30वें दोनों संस्करण का जो विजेता रहा है चीन रहा। बैडमिंटन में चाइना का बहुत अच्छा, स्पोर्ट्स में लगभग ये लोगों का बढ़िया है, बस कुश्ती उस्ती छोड़ दो मजबूती वाले काम, तो उनमें बाकियों में बहुत तेज है। विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप 2024 की महिला T20 400 मीटर दौड़ में किस भारतीय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है? यदि आप मेरे से बात करो तो इस साल का सबसे हॉट क्वेश्चन यही होना चाहिए। टॉप जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो थोड़ा सा कहीं दब गया है, वो है दीप्ति जीवन जी। और बहुत संघर्ष के बाद पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का नहीं केवल एक रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया भी है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, दीप्ति जीवन जी। ठीक है, 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष खिलाड़ी ने जीता है, तो कोई और नहीं, मैग्नसन कार्लसन है। अपने आप में शतरंज की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है इनका, लेकिन भारतीय खिलाड़ी जितने वर्ल्ड चैंपियनशिप बने, प्रज्ञानंद से लेकर के डी मुकेश तक सबने इनको हराया हुआ है। तो ठीक है, हराया अलग बात छोड़ो, 5 बार का विश्व चैंपियन है भाई अपना। ठीक है, अपने यहाँ हराया तो प्रज्ञानंद ने भी है इनको, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत मतलब बेहतरीन खिलाड़ियों में माने जाते हैं। तो विश्व रैपिड चैंपियनशिप महिला किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? दूसरा प्रश्न है जो इस बार हो सकता है यदि पीएससी ने पेपर नहीं बनाया हो तो आने वाले समय में कोनेरू हम्पी आपको मिल सकती हैं, नाम याद करके रखना। इनने दूसरी बार रैपिड चैंपियंस का वर्ल्ड चैंपियन बनी है। 2019 में इसके पहले बनी थी, 2024 में ये दूसरी बार बनी है, बीच में उप विजेता जरूर रही है 2 बार। ठीक है, पर कोनेरू हम्पी का नाम याद रखना है, ये एक चैंपियन है किसकी? शतरंज की, चेस चैंपियन है। ठीक, और इनकी एक बेटी भी है और विमेन है, मतलब महिला, कार्यकारी महिला है। तो इस क्षेत्र में अपने आप में एक नाम कमाना अपने आप में एक बड़ी बात है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे के टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो इनकी बात ही हो रही थी और वो आ गए, वो और कोई और नहीं है, आर प्रज्ञानंद है। तो कम उम्र के खिलाड़ी हैं, इन्होंने मैग्नसन कार्लसन को हराया, अपने आप में एक बड़ी बात है। मैग्नसन कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे उम्दा खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। अंडर 20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का पुरस्कार किसने जीता है? तो अंडर 20 की यदि बात करी जाए तो दिव्या देशमुख, इनका नाम आप याद रखना। ये अंडर 20 की, पहली बात तो इनका रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के साथ कोई संबंध नहीं है, ये अलग है। और शतरंज के क्षेत्र में अंडर 20 में टॉप नाम है, जो हमारे यहाँ ओलंपिया टीम गई थी उसमें से एक ये भी थी। कौन? दिव्या देशमुख थी। और इस समय बात करी जाए तो अंडर वर्ल्ड 20 गर्ल्स चैंपियंस में टॉप कैटेगरी में, मतलब टॉप उसमें आती, ग्रैंड मास्टर में इनकी गिनती होती है। और 2020 जो 4 का चेस ओलंपियाड हुआ था उसमें भी ये थी। और टॉप 20 वुमेन टॉप में बात करी जाए चेस प्लेयर्स में तो उनमें एक नाम आता है दिव्या देशमुख का। तो आपसे पूछा जाए कभी भी दिव्या देशमुख यानी डीडी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना है चेस से संबंधित है। तो कुछ नहीं करना, हमें एक जगह लिस्ट बना लेनी है चेस के खिलाड़ियों की, क्योंकि इस साल बहुत सारे नाम चेस के हैं। तो डी मुकेश हो गया, ठीक है, प्रज्ञानंद हो गया, हम्पी हो गई, इसके बाद आ गई दिव्या देशमुख आ गई। तो इन सभी के नाम हमें एक लिस्ट बना करके रख लेने की ये चेस के खिलाड़ी। हो सकता है आपसे ये ना पूछे कौन कहाँ क्या जीता, लेकिन पूछ ले इनमें से कौन सा खिलाड़ी चेस का नहीं है, या इनमें से ये खिलाड़ी किस खेल के क्षेत्र में इन्होंने गोल्ड जीता है। ऐसे करके क्वेश्चन आए तो एक प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने क्या है, इस बार बात करी जाए तो ओलंपिक के अलावा भी इन्होंने अच्छा खेल खेला है। तो इन्होंने पावो की नूरमी गेम्स में 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, नीरज चोपड़ा इसके लिए भी रहे हैं। अब बात की जाएगी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 की। तो भारत की एक खिलाड़ी रही है जो कि शीर्ष महिला खिलाड़ी बन गई, वो कोई और नहीं श्रीजा अकुला है। टेबल टेनिस में, जिसमें अक्सर आपको चाइना, जापान, थाईलैंड, इधर नॉर्थ ईस्ट वाली कंट्री के ज्यादातर लोग मिलेंगे, उसमें श्रीजा अकुला है जो कि भारत की टॉप खिलाड़ियों में आती हैं। श्रीजा अकुला वर्ल्ड रैंकिंग में भी इनका स्थान हुआ है। हाल ही कुवैत में क्या हुआ था कि एशियन शॉट गन, ठीक, चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 2020। भारत ने कुल कितने पदक जीत करके तालिका में अच्छा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने कुल मिलाकर के, भारत में कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत जो रहा है तीसरे स्थान पे रहा कुवैत में आयोजित शॉटगन प्रतियोगिता में। ठीक है, कुवैत सिटी में ये 11वां संस्करण था।
और कुल 8 पदक जीते हैं भारत ने, और इस प्रकार से तीसरी पोजीशन पाया है, 5 गोल्ड 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज पाया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे अगले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष में रहा है, तो महाराष्ट्र रहा है, जो कि सबसे टॉप खिलाड़ी टॉप टीम पे रहा है एशियन गेम्स में। और खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में भी आयोजित किए गए थे, उससे जुड़े हुए प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं, अब पूछेगा भी नहीं, क्योंकि लगातार ये कई आयोजन हो चुके हैं इसके। ठीक है, तो अभी जो आयोजित किया गया था, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहां पर आयोजित किया गया था, तो याद रखना तमिलनाडु के शहर 4 शहरों में आयोजित किया गया था। ठीक, शुभंकर वीरम मंगाई वेलु नचियार था। ठीक है, शीर्ष राज्य जिसने जीता है वो कौन ने जीता है, वो जीता है आपके महाराष्ट्र ने। आयोजन किसके, हमारे यहाँ का जो खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा किया जाता है। छठवीं एशियाई कैरम, कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। 2024 में छठवीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला में दोनों युगल खिताब किसने जीते हैं, तो दोनों युगल खिताबों की बात करी जाए तो इस दोनों युगल खिताब को भारत ने जीता है कैरम बोर्ड के क्षेत्र में। ठीक है, एशियाई चैंपियनशिप में भारत फिर से रहा है। मालदीव में इसका आयोजन किया गया था। पुरुष और महिला दोनों का खिताब भारत ने जीता है। पुरुषों में बात करी जाए तो श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान थे भारत के खिलाड़ी। महिलाओं में युगल में बात करें, आकांक्षा कदम और शाइनी सेबरिस्टियान भारत की खिलाड़ी रही। तो युगल में, कैरम में, चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीते हैं। ठीक है, तो अब आप यदि पीटी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की टारगेट लेकर के है, तो एग्जाम गुरुजी की टेस्ट सीरीज 99 रुपीज में 20 FLT है, आप इनको दे सकते हैं। 20 FLT 20 यूनिट वाइज 99 रुपए में 40 टेस्ट आपको मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट है 40। ठीक है, लगभग 4000 क्वेश्चंस आप इसमें कवर कर सकते हैं। 199 में आपको 80 टेस्ट मिलते हैं, आपको जितने क्वेश्चन लगाने उसमें लगा लीजिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में अपना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में यानिक सिनर है इटली के, जिन्होंने पुरुष एकल खिताब जीता है। कई बार आपसे इससे पूछ लिया जाता है। तो मेलबर्न और विक्टोरिया में इसका आयोजन किया गया था, और यानिक सिनर है इटली के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। महिलाओं में बात करी जाए तो एरिना सैबेल्का है जिन्होंने बेलारूस के खिताब जीता है। हालांकि भारत की उपलब्धियां इस बार इतनी ज्यादा है कि हो सकता है भारत से ही खेल से प्रश्न बने। बात करेंगे हम 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की, तो कौन है, तो भारत के जो 85वें ग्रैंड मास्टर हैं वो कोई और नहीं है, पी श्याम निखिल है। 85वें 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो इनका भी नाम आपको एक जगह करके रख लेना। 84वें की ग्रैंड मास्टर की बात करो तो आर वैशाली है, जो 84th नंबर की हमारे यहाँ की ग्रैंड मास्टर बनी है। तो अब इसमें अलग अलग ग्रैंड मास्टर है, इनके नाम लिखोगे आप तो देखो 85 नंबर पी श्याम निखिल तमिलनाडु, आर वैशाली ग्रैंड मास्टर 84 में। ठीक, 83 में आदित्य एस सामंत, 22 में भूपल्ला प्रणीत। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद थे। 1988 में भारत की पहले महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो एस विजया लक्ष्मी थी 2000 में। पूरा साउथ शतरंज में खिलाड़ी है। ठीक है, पहले विश्वनाथन आनंद थे। महिला में बात करी जाए तो एस विजय लक्ष्मी थी। पहले ग्रैंड मास्टर का नाम याद करके रखना है। मैंने आपसे बोला भी है कि एक जगह शतरंज के खिलाड़ियों का आप एक पेज बना लो, लिखते रहा करो, नाम कई बार पूछ सकता है पेपर में। तो छोटा सा काम है, एक नंबर या एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक प्रश्न में इंसान अंदर बाहर हो जाता है, तो बात को हल्के में नहीं लेना है। फाइट कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है, तो बात करी जाए फाइट कैंडिडेट्स की जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कोई और नहीं, डी मुकेश है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो है 24 की जो रैंकिंग, मैग्नस कार्लसन है, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है उनका। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल भारत ने 9 पदक जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में। आयोजन इसमें जो किया गया था बिम्स्टेक किर्गिस्तान में किया गया था। भारत ने 4 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज जीते थे। निशानीबाजी प्रतियोगिता ISSF विश्व कप 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो निशानीबाजी के क्षेत्र में भारत ने ISSF विश्व कप 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। निशानेबाजी में भारत बहुत टॉप पे चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, प्रतियोगिता का आयोजन जो किया गया था मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया था, जनवरी फरवरी में चले थे। कुल पदक भारत ने इस पे 6 जीते थे, फिर ग्रेट ब्रिटेन था आधे पदक के साथ, फिर जर्मनी था। और भारत में स्वर्ण पदक की बात करो, दिव्यांश सिंह पंवार थे और रिद्म सांगवा करके। ठीक है, हमारे यहाँ के सौरभ सिंह भी गए थे लेकिन उन्हें वहां पदक नहीं मिला था।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो पहले जो 2024 के जो बीच गेम्स का आयोजन किया गया था उसमें मध्य प्रदेश टॉप पे रहा। आने वाले में कभी पूछा जाए तो ध्यान में रखना है, गोवा में इसका आयोजन किया गया था, पहला संस्करण था, द्वीप की गोखला बीच में आयोजित किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री ने इनको बधाई भी दी थी। बहुत समय के बाद फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन जीता था, वो रेड्डी भाई और सेट्टी भाई ने जीता था। ठीक है, नाम नहीं याद होगा तो कंफ्यूजन नहीं रखना, रेड्डी और सेट्टी। ठीक है, कौन? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किसके खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कभी भी पूछ लिया जाए चिराग शेट्टी रंकी रेड्डी तो ध्यान रखना बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच युगल जीते थे और जब इन्होंने, हाँ ठीक है, तो ये दोनों खिलाड़ी हैं, इनका नाम याद में रखना है। पुरुष के इन्होंने क्या कहते हैं, पुरुष युगल में इन्होंने ये खिताब जीता है। बैडमिंटन में चाइना को हराना ही अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो चाइना को हराना छोटा काम नहीं है, छोटे छोटे आंख वाले होते हैं लेकिन बैडमिंटन बहुत तेज खेलते हैं। जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 9 सदस्यीय एथलेटिक्स आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये देखिए, अब आगे हम लोग खिलाड़ियों से थोड़ा सा हमारा प्रश्न बदला। बदला क्या? तो बात ये हो रही है कि जो हमारे यहाँ का भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है, ठीक, कितने सदस्य है? 9 सदस्य है। इसके आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पिछली बार एक प्रश्न विवादित हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? एथलेटिक्स क्या कहते हैं, आयोग से जुड़ा हुआ था, खेल के। तो इस बार का अध्यक्ष, पहले जो इसकी अध्यक्षा रही हैं वो कोई और नहीं था, साक्षी मलिक थी। जो साक्षी मलिक रही है पैरा ओलंपियन खिलाड़ी रही है, उनकी जगह ली है किसी और ने नहीं ली है, अंजू बॉबी, सॉरी वो दीपा मलिक थी, मैं गलत बोल गया, साक्षी मलिक हमारी रेसलर रही है। फिर क्या रहा है? अंजू बॉबी जॉर्ज, मैं गलत बोल गया उसमें, वो हमारे यहाँ पैरा ओलंपिक के का जो कमेटी है उसकी अध्यक्षा थी दीपा मलिक, सॉरी। हाँ, तो हम भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की बात कर रहे हैं, तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वर्तमान में इसकी अध्यक्ष इनको बनाया गया है। 9 सदस्यीय आयोग है, पुरुष महिलाओं को सबको मिला करके है। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और हमारे यहाँ की बहुत महान खिलाड़ियों में से एक, क्योंकि उन्होंने उस संघर्ष के समय में लोगों ने नाम किया है, तो याद में रखना है। इन्हें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का क्या किया गया है? इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, 6 महिलाएं होंगी जिसमें, और पुरुष भी होंगे, इनमें नीरज चोपड़ा भी सदस्य हैं। कितनी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जा रहा है कि आप खिलाड़ियों का चयन करो। तो एक खिलाड़ी और उनकी समस्याएं, सब चीजों को समझना इसका मेन जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ ज्यादा देखोगे आप खेलों में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। तो उसमें एक हमारे यहाँ की धावा के ज्योतिर्मय शिकदर, डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया है, बाधा दौड़ की एमडी बलसंपा है, सुधा सिंह है और सुनीता रानी है। ठीक है, अंजू बाबीजार जो है एएफआई में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा 2 बार के जो ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा है ओएफआई के कार्य परिषद सदस्य के एक हैं। तो इस प्रकार से ये जो है एएफआई के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाल है, इनकी जगह पे ये जगह लेंगी। और अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम याद रखना है, किसमें? अंजू बॉबी जॉर्ज भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, जहां से जो एथलेट्स होते हैं उनका जो संघ है उसकी अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महिला कबड्डी विश्व कप का जो आयोजन होगा आने वाले समय में राजगीर, यानी कहाँ पे? पटना में, बिहार में किया जाएगा। ठीक है, और राजगीर में होगा, ये ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी कहीं से उठा करके पूछ लेता है। सानिया मिर्जा और किस भारतीय क्रिकेटर को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है? तो सानिया मिर्जा और किसको दुबई ने अपना क्या किया है इनको? हाँ ठीक हो गया, चलो चलिए देखे ले 2 मिनट, कहाँ पे थे? 9वीं महिला इसके, हम लोग थे उसमें राजगीर में आयोजन किया गया है। ठीक है, हाँ तो ये आ गया। हाँ चलिए,
चलिए कोई बात नहीं। तो जो दूसरे खिलाड़ी हैं हरभजन सिंह, इनको यूएई ने क्या किया है, अपने यहाँ का जो खेल वगैरह होगा उसको प्रमोट करने के लिए यूएई ने क्या किया, इनको बनाया है। और हरभजन सिंह भारतीय बॉलर रहे हैं, ठीक है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी रही हैं, इनको जो है खूबी नूरोस्मोदो हैं, रूसी की चेन से उनको है। तो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल है, वहां पे इन्हें खेल राजदूत के रूप में इनको बनाया है, जो कि वहां पे खेलों को ये लोग क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। अगला प्रश्न है एक कि अश्विन रविचंद्रन अश्विन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेकर के इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो देखिए इन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नाथन लियोन का इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड तोड़ा है। और रविचंद्रन अश्विन 191 विकेट लेकर के ये टॉप खिलाड़ियों में आ गए। देखो सर्वाधिक विकेट लेने वाले, इतिहास के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन हो गए हैं, गेंदबाज हो गए हैं। तो कौन है, रविचंद्रन अश्विन। कब हुए, अभी अक्टूबर 2024 में, कुछ समय पहले हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था जहां पे इन्होंने क्या कहते हैं, उस स्टेडियम में इन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो नॉर्थन लियोन ऑस्ट्रेलिया के रहे, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी की सूची में थे। अब कौन हो गया, रविचंद्रन अश्विन हो गए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नॉर्थन लियोन हो गए हैं। भारत की यही एकमात्र खिलाड़ी जो टॉप 5 में है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, ये भी खेलों में बहुत अभी फिर से वापस से फेमस हुए। रोहन बोपन्ना, उनके टेनिस कैरियर के संबंध में हमें बात करनी है कि इनमें से कौन सा कथन है जो क्या है, सही है। तो पहली बात तो ये, रोहन बोपन्ना अपने कैरियर में कुल 26 युगल खिताब जीते हैं, ठीक। उन्होंने 12, 16 और 24 में आयोजित ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया था। फिर 2024 में बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार मैथ्यू एडन के साथ पुरुष युगल खिताब जीता है। फिर चौथी बात ये होती है, अपने कैरियर में उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं। तो देखिए बात तो यह है कि पहले से ऊपर के तीनों जो बातें हैं वो इनकी सही है। अब हम रोहन बोपन्ना के बारे में देख लेते हैं। अपनी उम्र में, सर्वाधिक उम्र में ये खिताब जीता, वो भी बैडमिंटन में यार, मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेहनती खेल होता है। तो भारतीय टेनिस में, टेनिस के एक खिलाड़ी हैं। और श्री राम बालाजी के साथ पुरुष युगल में इन्होंने, और पेरिस ओलंपिक में 2020 बार होने के बाद इन्होंने क्या किया था, बनाया था। और अब तक कुल इनने कैरियर में कुल 26 खिताब जीते हैं। कैरियर में इनने ग्रैंड स्लैम 2024 में जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के साथ, कि जो मैथ्यू एबडन है, इनके साथ मिलकर के इन्होंने पुरुष युगल खिताब जीता है, ठीक है। 2017 में गैब्रिएला में इन्होंने मिश्रित युगल खिताब जीता था। ओलंपिक में भाग लिया इन्होंने 2012 में रियो ओलंपिक में, 2016 और पेरिस ओलंपिक में, 2024 में इन्होंने भाग लिया है। डेविस कप इन्होंने जो अंतिम मैच खेला था वो मोरक्को में खेला था, मोरक्को के विरुद्ध इन्होंने खेला था, ठीक है। आगे की तरफ बात करो, 2018 में दिविज शरण के साथ पुरुष युगल स्पर्धा में इन्होंने एशियाई खेल में गोल्ड जीता था। 2022 में इन्होंने मिश्रित युगल स्पर्धा में गोल्ड जीता था, ठीक है। और मेन बात यह है कि 43 वर्ष और 9 महीने की आयु में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अपने जोड़ीदार के साथ ये खिताब जीतने वाले टेनिस में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। तो रोहन बोपन्ना का याद रखना नाम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के साथ मिलकर के इन्होंने सबसे अधिक उम्र में, यानी 43 साल 9 महीने, लगभग 44 साल में 3 महीने कम में इन्होंने क्या किया, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं जो कि टेनिस में ये क्या कहते हैं, खिताब जीता है। 2024 में इसी के साथ ही वो एटीपी की जो रैंकिंग होती है उसमें विश्व नंबर 1 पुरुष युगल खिलाड़ी बन गए थे। और 43 वर्ष की उम्र में विश्व का नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बनने वाले सबसे उम्र के खिलाड़ी हैं। वर्तमान में उनकी यदि आप युगल यानी रैंकिंग बात करो जोड़ीदारों में तो 4 है। और 6 बार ग्रैंड स्लैम के पुरुषों के युगल फाइनल में ये पहुंचे हैं, भले ही नहीं जीते हो लेकिन ये वहां तक पहुंचे हैं। तो याद करके रखना रोहन बोपन्ना का नाम, देश में बहुत बधाइयां इनको मिली थी। विजय अमृतराज नाम सुना हुआ है, किस टेनिस खिलाड़ी के साथ अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इनको लिएंडर पेस के साथ शामिल किया है। हमारे देश के पहले खिलाड़ी हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्या किया गया, इनको निमंत्रण दिया गया, शामिल किया गया है। तो एशियाई खेलों में बात करी जाए तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस दोनों को अभी जुलाई 2024 में शामिल किया गया है। तो इसमें जो विजय अमृतराज थे इनको योगदानकर्ता के रूप में सम्मिलित किया गया, लेकिन लिएंडर पेस को खिलाड़ी के रूप में सम्मिलित किया गया है। लिएंडर पेस ने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और पेस ने अब तक अपने पूरे कैरियर में मिश्रित और पुरुष युगल में लगभग 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। और डेविस कप में वह लगातार कई मैचों के बहुत अच्छा खेल उन्होंने जीता। विजय अमृतराज की बात करी जाए तो 19 वर्ष की उम्र में 1973 में विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। उस समय ये पहुंचने वाले
भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे, बड़ा नाम था। और ग्रैंड स्लैम के टूर्नामेंट में उस समय पे जब भारत में खिलाड़ियों का कोई खिलाड़ी नहीं था, तब ये उस पे क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। बात करी जाएगी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बिंद्रा से पूर्व 1983 में यह पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो बहुत ही क्लासिक प्रश्न है, मजा आ जाएगा इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बात करी जाए आंसर की तो सरप्राइजिंग आंसर है, और किसी को नहीं, इंदिरा गांधी को ओलंपिक ऑर्डर ऑफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे पहले? अभिनव बिंद्रा से पहले। कब? 1983 में। ठीक है। अब अभिनव बिंद्रा छोटी मोटी हस्ती नहीं है, हमारे यहाँ अपने पर्सनल उसमें जीतने वाले, निशानेबाज में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं। इन्हें ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से जुलाई 2024 को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये ओलंपिक, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है, यानी IOC, उसके द्वारा सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान इनको दे दिया गया है। पेरिस में सम्मान, जब अभी ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, क्या कहते हैं, पेरिस ओलंपिक आयोजित हुआ था, तो वहीं पे उनको ये सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान पाने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति हैं। 1983 में इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इनको दिया गया था। तो इंदिरा जी के बाद पाने वाले ये पुरस्कार, ये पहले व्यक्ति एक तरह से आप कह सकते हो, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, नाम याद करके रखना है। और ओलंपिक ऑर्डर ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। 1975 में स्थापित उस पुरस्कार ने ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट क्या क्या किया था, स्थान लिया था। ठीक है। और यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और अच्छी सेवाएं देते हैं। और ये जो है, देश के राष्ट्र प्रमुख को भी ये ओलंपिक पुरस्कार दिया जाता है, या सम्मान ये दिया जाता है। और 1983 में मुंबई में आयोजित एक अवार्ड सेरेमनी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये पुरस्कार दिया गया था। बात करेंगे हम राहुल द्रविड़ की। तो राहुल द्रविड़ के जगह पे अब कौन भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच है? कोई और नहीं, बहुत ही गंभीर व्यक्ति है, वो है गौतम गंभीर, जिनको फिर से बनाया गया है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है। ठीक है। और अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट पर्सन माने जाते हैं, और राहुल द्रविड़ की ये जगह लेंगे। इसके अलावा इनके बारे में और कुछ बात करोगे आप, तो राहुल द्रविड़ की उपलब्धि रही है कि हमारे देश की जो टीम है, पुरुष टीम T20 विश्व कप जीती थी, और 50 ओवर में ICC विश्व कप, और इसमें फाइनल तक लेके गए थे, हम विजेता रहे हैं। वहीं पे जो क्या कहते हैं, गंभीर रहे हैं, ये IPL में जुड़े हुए लगातार रहे हैं, वहां पे उन्होंने अपनी टीम को अच्छा प्रशिक्षित किया है। घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली भारत की पहली महिला भारतीय राइडर कौन है? तो ये कोई और नहीं है, ये श्रुति वोरा है। और ये ओलंपिक में भी हमारे यहाँ का क्या कर चुकी हैं, उसमें जा चुकी हैं टीम में। और 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली भारत की पहली महिला राइडर घुड़सवार है। और लिपिका स्लोवेनिया में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और ये लगभग 2022 और 2010-2014 में एशियाई खेलों को इन्होंने क्या किया है, प्रतिनिधित्व भी किया हुआ है। बात करी जाएगी किसकी? इस साल के एक खिलाड़ी हमारे और हैं जिन्होंने संन्यास लिया, उनमें से एक नाम था सुनील छेत्री। ठीक है। तो सुनील छेत्री के बारे में आप बात करो तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की इन्होंने क्या कर दी, घोषणा कर दी। जब इन्होंने घोषणा की तो अपने आप में हमारे देश के फुटबॉल के एकमात्र सबसे बड़ा नाम इनका रहा। तो सुनील छेत्री ने 6 जून को जब फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफायर में खेलने के लिए संन्यास लिया। भारत की तरफ से कुल 150 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, 94 गोल किए हैं। 21 में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे। और 2018 में छेत्री को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो हम देख लेते हैं। तो इसमें से शुरुआत के तीनों कथन सही है। अब मेन बातें इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि फुटबॉल में अपने आप में एक बड़ा नाम था, तो हो सकता है इसके बारे में आपसे पूछ ले, तो ध्यान में रखना। पहली बात, ठीक है, इन्होंने उसकी कर दी घोषणा। जून 2005 में इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध फुटबॉल में इन्होंने अपनी क्या करी थी, शुरुआत करी थी। लगभग 150 मैच इन्होंने खेले हैं अंतरराष्ट्रीय, जिनमें से 94 गोल इन्होंने 94 गोल इन्होंने किए हैं। टीम अंडर-20 टीम में इन्हें 2003 में आए थे। और 150वां अंतरराष्ट्रीय मैच इन्होंने गुवाहाटी में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। और मोहन बागान क्लब, जो भी हमने बात करी थी, उसके खिलाड़ी रहे ये। ठीक है। इसके अलावा इनकी उपलब्धियों की बात करी जाए तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि आप बात करोगे सुनील छेत्री की, तो बहुत बड़ा नाम है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में इनसे अधिक गोल अब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 128, अलिडेई ने 108 और मेसी ने 106 किए हैं। तो भारत की तरफ से सबसे अधिक मैच और सबसे अधिक गोल भी छेत्री ने किए, 94। जो छेत्री हैं
क्षेत्रीय इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, उन्होंने अब तक 175 गोल किए हैं। 175 मैचों में इन्होंने 61 गोल किए हैं, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में इन्होंने 4 बार हैट्रिक लगाई है। और इनकी और बात करी जाए तो 7 बार 2007, 11, 13, 14, 17, 2018, 19, 21, 22 में ये FIS मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर चुने गए हैं, ठीक है। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा क्षेत्रीय की बात करी जाए तो जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है उसके द्वारा इनको एशियाई आइकॉन से नामित किया जा चुका है, यानी एशियाई आइकॉन के नाम से इनको किया जा चुका है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम किसकी कि क्षेत्रीय ने जो पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट नेहरू कप 2007 में खेला था, इन्हें 2019 में क्या पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार इन्हें 2011 में दिया गया। इसके अलावा क्षेत्रीय इंडियन सुपर लीग में हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 3 अलग अलग महाद्वीपों में खेलने वाले भी ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक। और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, रत्न पुरस्कार, इनको 2021 में दिया गया था। और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो क्षेत्रीय के बारे में पढ़ के रखना है, क्योंकि इन्होंने संन्यास लिया है, भारत के एकमात्र फुटबॉल के एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, तो हो सकता है इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? जो मैं कंफ्यूज हुआ था वो ये प्रश्न था। तो देखिए, जो चुना गया है, एक बहुत अच्छे खिलाड़ी को चुना गया है, वो देवेंद्र झाझरिया हैं और ओलंपिक में पदक विजेता रहे। दीपा मलिक का ये जगह लेंगे। इसके पहले दीपा मलिक इसकी अध्यक्षा रही हैं। देवेंद्र झाझरिया, इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है किसका? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का, ठीक है। और आगे की तरफ बात करोगे, देखो झझरिया जी की बात करी जाए तो दीपा मलिक का ये स्थान लेंगे, हाँ सही है। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन, नाम क्या है? भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिथा कल्याण है, ठीक है। और इनको जो बेंगलुरु का जो एस चिन्ना स्वामी है वहां पे इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, और वो महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच था जहां पे ये पिच क्यूरेटर बनी थी, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे कौन सी खिलाड़ी 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। यहाँ पे हॉकी की बात हो रही, क्रिकेट की नहीं। तो वंदना कटारिया हैं जिन्होंने 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और भारत के 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। यह उपलब्धि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में जापान के विरुद्ध हासिल करी है, ठीक है। और वंदना कटारिया की बात करी जाए तो ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी खिलाड़ी रही हैं। 2013 में जर्मनी के मोनचेंगलाबाद में जूनियर महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम की शीर्ष स्कोरर रही हैं। 2022 में इसको पद्मश्री पुरस्कार से इनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। हो सकता है फेमस खिलाड़ी न पूछ करके अंदर से प्रश्न उठा ले, तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम बिना टेस्ट दिए नहीं निकलता है, तो टेस्ट जरूर देना है। इसकी आगे की तरफ बढ़े, बात करें हम अगले खंड की, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए हैं, लेकिन आपका पूरा पूरा हम जो आगे पढ़ेंगे, हमारे जो अभी खेल रत्न पुरस्कार मिले उनकी बात करेंगे, साथ ही साथ आगामी होने वाले खेलों की भी बात करेंगे। बढ़ते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की। ये हमारा तीसरा पड़ाव है जहां पे हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पूरे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम जो आगामी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा वैश्विक स्तर पर, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास का ये तीसरा खंड यानी आखिरी पड़ाव है। तो थोड़ा सा जलपान ले लेते हैं। आप सभी लोग क्लास के लिंक जरूर शेयर कर देंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा खेल में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अभी हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया। छोटे मोटे जो बहुत छोटे छोटे टूर्नामेंट्स थे या खेल थे उनको छोड़ दिया है। लगभग हमने सब कुछ कवर किया है और कोशिश करी है कि आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर इसमें मिल जाए। खेल का इससे पोषण, व्यक्तित्व भी जो रहे हमने वो भी सम्मिलित किया है, ठीक है। तो अभी जो आपने लास्ट पार्ट देखा था ये पूरे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था। आपने समझ गए होंगे कि खेल से बढ़ते बढ़ते हम व्यक्तित्व में गए। अब हम आगे पुरस्कार में, जो हमारे यहाँ के राष्ट्रीय पुरस्कार अभी मिले हैं। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है इसमें 6 पुरस्कार शामिल किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये एक ट्रॉफी होती है जिसको माँ का ट्रॉफी बोला जाता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे जो जीतता है उसके पास रखी रहती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, ठीक। ये खेल के क्षेत्र में जो आजीवन अच्छा योगदान देते हैं, विकास के लिए उसके काम करते हैं, उनको ये दिया जाता है। और ये सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला, इसका मालिक कौन होता है? कि मध्य भारत का खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय।
ठीक, ये होता है युवा मामले का खेल मंत्रालय। बात करेंगे हम आगे की तरफ, तो जो मेजर खेलचंद अब पहला पुरस्कार जो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब किससे की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 1991-92 में की गई थी। तब इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। हर खिलाड़ी का ये पुरस्कार पाना अपने आप में एक सपना होता है, क्योंकि ये सर्वोच्च सम्मान होता है। फिर 2021 में क्या हुआ कि जब हमारा गेम चल ही रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने सरप्राइज कर दिया, इसका नाम बदल करके, जो डिमांड काफी समय से की जा रही थी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको कर दिया। अब इसके बाद क्या हो गया? अब ये पुरस्कार अपने आप में एक सम्मानित हो गया, और देश के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको ये दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। उसी समय पर राशि में भी बढ़ोतरी की गई और इसकी राशि 25 लाख रुपए कर दी गई। 25 लाख रुपए राशि के साथ साथ आप लोग के दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी और क्या मिलता है? और ये मिलता है कि सेकंड क्लास की आप एसी की उस पे रिजर्वेशन पे आप फ्री यात्रा कर सकते हो भारत में कहीं भी, और सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता, ये सब छोटी मोटी चीजें होती हैं। तो पहले प्राप्तकर्ता इसके कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे, जिनको पहली बार ये दिया गया था। फिर व्यक्तिगत श्रेणी पे बात करी जाए तो अभिनव बिंद्रा थे, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में क्या किया था? भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और उस समय ये खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले जो अभिनव बिंद्रा हैं, जिन्हें इस साल हॉल ऑफ फेम पुरस्कार ओलंपिक में दिया गया है, इंदिरा गांधी के बाद पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उस समय सबसे कम उम्र का पुरस्कार जीतने वाले भी ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, उस समय पे जो उनकी उम्र थी 18 साल थी। बात करी जाए महिलाओं में पहली पहलवानी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी 1994-1995 में, जब अपन सब लोग छोटे छोटे थे, तो ये पाने वाली भारतीय पहली महिला थी। ओलंपिक में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात हुई किसकी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। तो इस साल ये मिला किसे किसे है? तो इस साल जो ये मिला है, अब मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करो तो भाई इनका जो जन्म हुआ था, कंफ्यूजन होगा कई लोगों को, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था 1905 में। 29 अगस्त इनकी हैप्पी बर्थडे डेट है, जिस दिन हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। पर ये फेमस हुए या हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, गेंद जाके स्टिक में इनके चिपक जाती थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस, 1936 बर्लिन के जो ओलंपिक खेल हुए थे, वहां पर स्वर्ण पदक दिलाने में भारतीय हॉकी टीम को इनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर खेल दिवस के मनाया जाने लगा 29 अगस्त को। 2012 को राष्ट्रीय खेल दिवस की जो शुरुआत की गई वो 2012 से की गई, और हॉकी के जादूगर तो कहे ही जाते हैं। और ये एकमात्र हॉकी खिलाड़ी है जिसके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी करी है। ठीक है, तो ये थी मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ बातें और खेल के बारे में बातें। तो अब आप बातों को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि ये इस साल मिला किसको किसको है। तो ये पाने वाले कोई और नहीं, कल सबको मिल चुका है। तो उनमें से एक डी मुकेश है। ठीक है, डी मुकेश कहाँ गए? आ जाइए। ठीक है, चलिए आ गए डी मुकेश। डी मुकेश इस बार बार आ रहे हैं। तो डी मुकेश है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। डी मुकेश को किस क्षेत्र में दिया गया है? शतरंज के क्षेत्र में दिया गया है। इन्होंने सबसे कम उम्र का ये खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप। इन्होंने जो जीता है 18 साल की उम्र में इनने भी जीता है। 22 साल की एज में किसने जीता? गैरी कस्पारोव, बहुत बड़ा नाम है। विश्वनाथन आनंद उनके सामने खेले थे। गैरी कस्पारोव अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था। चेस को जो जानते हैं वो गैरी कस्पारोव को जानते हैं। ये जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी, इनके पहले विश्वनाथन आनंद ने ये 5 बार जीता था। हरमनप्रीत सिंह हमारे यहाँ के कप्तान है भारतीय हॉकी टीम के। हरमनप्रीत सिंह के बारे में यदि पूछा जाए सरपंच खिलाड़ी के, हॉकी के सरपंच किन्हें कहा जाता है, याद रखना हरमनप्रीत सिंह को हॉकी का सरपंच कहा जाता है। 2024 में ब्रॉन्ज और एशियन 2022 में गोल्ड मेडल इनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में बहुत बड़ा नाम है। ऊंची कूद में इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा और स्वर्ण पदक जीता, इसलिए प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने के लिए दिया गया। मनु भाकर अपने आप में एक बड़ा नाम हो गई। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी, यानी डबल ओलंपिक मेडल इन्होंने जीते थे। तो इस प्रकार से इन हमारे देश के इन खिलाड़ियों को दिया गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो राष्ट्रपति भवन में दिया जा चुका है। राष्ट्रपति भवन में परेड करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर शुरुआत हुई अर्जुन पुरस्कारों की कब? 1961 में, जिसमें राशि कितनी दी जाती? राशि जब 25 लाख बढ़ाई गई, किसकी? 25 लाख की गई जब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की, तो इसकी राशि भी बढ़ाया जाना था, तो इसकी बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दी। कोई खिलाड़ी अच्छा खेल खेलता अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पिछले 3 वर्षों में, और जिस वर्ष सिफारिश की जाती है खेल के लिए कि भाई इसी साल इस खिलाड़ी को दिया जाना है, तो उस वर्ष भी उसका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। ये मेन महत्वपूर्ण, खेल बिना अनुशासन के होता नहीं। और इसको किसी भी खेल में दिया जा सकता है, चाहे स्वदेशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे ओलंपिक हो, किसी भी उस पर दिया जा सकता है। तो हमारे देश में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है।
अर्जुन पुरस्कार पाने वालों की इस बार लिस्ट लंबी हो जाती है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं अर्जुन पुरस्कार के भी जो चमकते हैं। तो उन चमकते खिलाड़ियों का नाम बहुत ध्यान से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ का नाम मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूंगा तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार उनके बारे में बात हो जाती, पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो श्री श्री ज्योति यारा जी, मैंने आपको बताया था, इनका नाम आपको याद रखना है, एथलेटिक्स में दिया गया है। ठीक, और इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। इसके बाद आपकी बात होगी हॉकी में, तो हरमनप्रीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह। ठीक है, तो ये तो चलते रहेंगे, बाकी खिलाड़ी को दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ोगे तो पैरा एथलेटिक्स में ये हैं आपके क्या कहते हैं, नवदीप। नवदीप का नाम जरूर याद रखना, पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों का जरूर याद रखना, लेकिन नवदीप का नाम जरूर याद रखना। भाला फेंक पे ये, जेवलिन थ्रो पे ये जीते हैं। ठीक है, और इस पर इनको जो पुरस्कार दिया गया अर्जुन पुरस्कार, इनको किसमें, पैरा एथलेटिक्स में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बाकी के खिलाड़ी पीडीएफ डाल दी जाएगी, तो आप लोग वहां पे इनको याद कर लेंगे। विशेष खिलाड़ियों को आपको जरूर नाम याद करके रखना पड़ेगा, और जो फेमस रहे, थोड़ा सा जो खबरों में ज्यादा रहे, न्यूज वगैरह में आ गए हैं, उनके बारे में पढ़ के रखना। बात होगी किसकी, द्रोणाचार्य पुरस्कार की। 1985 में इसकी शुरुआत हुई। जो द्रोणाचार्य कौन थे, शिक्षक थे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ जो शिक्षक होंगे उनको ये दिया जाएगा, यानी जो कोच होंगे। तो उन खिलाड़ियों के जिन कोच को दिया जाता है, जिनके ट्रेंड किए हुए खिलाड़ी एक अच्छा परिणाम देते हैं। तो दो तरह के दिए जाते हैं पुरस्कार ये, एक द्रोणाचार्य जीवन काल और द्रोणाचार्य नियमित, दो पुरस्कार दिए जाते हैं। 15 लाख और 10 लाख रुपए की राशि होती है। जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं उन टीचरों को, यानी गुरुओं को सम्मान दिया जाता है द्रोणाचार्य के नाम से। तो दो श्रेणी में क्योंकि दिए जाते हैं, तो इस वर्ष भी दो श्रेणी में दिए गए। तो दो श्रेणी में किसको दिया गया, एक तो सुभाष राणा को दिया गया है पैरा निशानेबाजी में, सुश्री देशपांडे को निशानेबाजी में, संदीप सांगवान को हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है, एस मुरलीधरन को बैडमिंटन में, और अमाडो एग्लो कोलाको को आजीवन श्रेणी में फुटबॉल पे दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे आगे की तरफ, तो आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो आ जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पे। ये एक ट्रॉफी है, 1956-7 से इसकी शुरुआत हुई थी, और जो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट होते हैं वहां पे जो टीम होती है जीतती है उसको ये दी जाती है ट्रॉफी, उसके पास अगले साल तक रखी रहती है जब तक दूसरी ट्रॉफी, मतलब दूसरी टीम जीत नहीं जाती, फिर वो ट्रॉफी उठा के उसके यहाँ रखी रहती है। 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, इसको दिया गया है। गुरु नानक जो देव यूनिवर्सिटी रही वो सेकंड रही है, ये वर्तमान में इसके पास है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, सरकार ने 2009 से इसकी शुरुआत करी है, किसकी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। क्यों करी है, क्योंकि कई संस्थाएं होती हैं जो क्या करती हैं कि खिलाड़ियों को क्या करती, प्रोत्साहित करती हैं, उनको कई बार फंडिंग वगैरह करती, फंडिंग की कमी हो जाती है, उनको प्रोत्साहित करती हैं, खेल में आगे बढ़ाती हैं। तो इन सभी श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, और इनको कोई नगद राशि नहीं दी जाती, लेकिन एक नया पुरस्कार शुरू किया गया, फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया 2024 का अवार्ड इनको दिया गया, जिसने इस खेल पे क्या किया है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, उनके लिए अच्छा काम किया है, आगे बढ़ाया। अब बात होगी महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जिनको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगामी खेल प्रतियोगिताओं की, तो पहली बात होगी एशियाई खेल की। 19वें एशियाई खेल हो चुके हैं होंगझांग चाइना में। 2026 का 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा, नगोया जापान में, 2026 वाला अगले साल जो होगा। फिर उसके बाद दोहा कतर में होगा, 34 का रियाद सऊदी अरब में होगा। राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हो चुके हैं 22वें, 23वें होने वाले हैं, जो कि अब कहाँ होंगे, पहले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है हो, पर 2026 में आयोजित होने वाले हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया का मैटर सब ठीक ठाक होगा तो वहां आयोजित कर लिए जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी, युवा ओलंपिक खेल की। तो युवाओं का ओलंपिक होने वाला है, और ये कहाँ होगा, तो शीतकालीन ओलंपिक जो होगा 2024 का, वो दक्षिण कोरिया में होगा। 2026 का हो चुका है, 2026 का डकार सेनेगल में होगा। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप 13वां जो हुआ 2023 में भारत में हुआ। 2027 में जो होने वाला दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 15वां आईसीसी विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप 2031 में भारत और बांग्लादेश में होगा। तब तक बांग्लादेश का आशा कर रहे हैं मैटर निपट जाएगा। महिला विश्व कप की बात करी जाए तो न्यूजीलैंड वाला 22 का हो चुका है, 25 में जो आयोजित, क्योंकि कई बार आपसे पिछला भी पूछ लेता है। तो 13वां महिला एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट कप जो होगा 2025 में, यानी इस साल भारत में होने वाला, ध्यान में रखना, इस साल भारत में आईसीसी का क्रिकेट महिला विश्व कप होगा। ठीक है, तो जब आप पेपर दे रहे होंगे उसके बाद ही होगा, फरवरी के बाद। ठीक है, तो अभी टेंशन नहीं लेना, नहीं छूटेगा।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का है अमेरिका वेस्ट इंडीज में हो गया। अब 26 वाला जो होगा भारत और श्रीलंका में होगा। T20 का वर्ल्ड कप होगा, यानी एक साल बाद छोड़ के होगा। जब आपका इंटरव्यू चल रहे होंगे 2026 में, तब 2025 के पेपर के 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो 2024 का बांग्लादेश में हुआ था, 26 का इंग्लैंड में होगा और 27 का T20 चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी 2027 की, वो कहाँ पे होगी? श्रीलंका में होगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले खेल की, और अगला खेल है ओलंपिक। ठीक, तो 24 का ओलंपिक कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ, फ्रांस में हुआ। अगला ओलंपिक कहाँ होगा? 28 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। उसके बाद वाला कहाँ होगा? 32 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में होगा। 32 के बाद 36 वाला कहाँ होगा? 36 में भारत में होगा, पक्का होगा। ठीक है, जान लगा देंगे, लेके आएंगे ओलंपिक अपन मिलके। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में होगा, 22 का हो चुका। 26 वाला मिलानो कोर्टिना में होगा। फीफा विश्व कप की बात करी जाए तो कतर वाला तो हो गया भैया। अब कहाँ का रह गया? अब कनाडा का रह गया। तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको मिलकर के 2026 का वर्ल्ड कप आयोजित करेंगे। किसका? फुटबॉल का विश्व कप। फिर इसके बाद 2030 में स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना ये सब मिलकर के फिर लड़ जाएंगे किसके लिए? फीफा वर्ल्ड कप के लिए। तो 2030 वाला यहाँ होगा। 26 का यूएसए में 2 बड़े गेम होने वाले हैं यूएसए में लगातार। ठीक है, ओलंपिक के पहले फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा विश्व कप, इसके बाद 2025 का यूएसए में, मतलब गजब का है। ठीक है, हॉकी विश्व कप की बात करी जाए तो 2026 का बेल्जियम और नीदरलैंड में हॉकी विश्व कप होगा। 2024 का पहला हॉकी विश्व कप जो हुआ था 2024 का ओमान में हुआ था। महिला विश्व कप हॉकी ओमान में हुआ था। दोनों विश्व कप, पहला हॉकी विश्व कप वही हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके? अब हम लोग बात कर रहे हैं एएफसी महिला एशियाई हॉकी कप की। ठीक है, तो 26 वाला आपका होगा एएफसी का ऑस्ट्रेलिया में होगा। 22 वाला इसका क्या हो चुका है? क्या कहते हैं, इसका जो एएफसी का 22वां होगा ये उज्बेकिस्तान में होगा, 2029 में होगा। 20वां कहाँ हुआ था एएफसी का महिला एशियाई कप? भारत में हुआ था। इस चीज को ध्यान में रखना। अगला वाला जो हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है 26 में। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। 2025 का पाकिस्तान में होना है, 29 का भारत में होना है। क्रिकेट में वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा यदि कोई फेमस ट्रॉफी होती है तो यही होती है। जान लगा देते हैं खिलाड़ी इसके लिए। ठीक है, अंडर 19 विश्व कप 2024 का साउथ अफ्रीका में हो चुका, पुरुषों का भी हो चुका। अब महिलाओं का मलेशिया, थाईलैंड में होगा। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो, जापान में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो आगे के खिलाड़ियों में बात करी जाए तो पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 ओसाका, जापान में होगी। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप नॉर्वे में होगी। 14वां दक्षिण एशियाई खेल पाकिस्तान 2024 में होना था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में होगी। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होगा। ठीक है, हो चुका है, सॉरी। तो राष्ट्रीय खेल आपसे नहीं पूछता, इसके चक्कर में नहीं पड़ना ज्यादा। तो ये सब थी हमारे खेल की पूरी की पूरी वीडियो। इसकी पीडीएफ एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। आप सभी लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे। और आशा करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। और आप यदि टेस्ट देना चाहते हैं, लाइव टेस्ट, बेहतरीन टेस्ट ये होने वाले हैं। और मुझे आशा है कि इस पे हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये टेस्ट, क्योंकि देखिए लाइव टेस्ट का फायदा ये है, लगभग 2200 कुछ बच्चे हैं इसमें, 80 वाले में 2000 के आसपास है। वो सब इस 5 लाइव टेस्ट में बैठेंगे और आप ज्वाइन करते हो तो आप भी उस पर लाइव टेस्ट रहोगे। 1 टाइम 1 अटेम्प्ट 1 पेपर, सबका सब एक बार में पेपर देना है। कोई ऐसा नहीं बाद में दे देना है, तुरंत लाइव देना है। आपको लाइव रैंकिंग पता चलेगी, मालूम पड़ेगा मेरी रैंक करंट में क्या है। ज्यादा छात्रों के बीच में जब आप बैठ करके टेस्ट देते हैं तो आपको अपनी रैंक पता चलती है। 99 में 40 एफएलटी है, आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, हमारी और आपकी जो अगली मुलाकात होगी मध्य प्रदेश के खेल के साथ होगी। साइंस एंड टेक के पूरे राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय पूरे करंट अफेयर आपको एग्जाम गुरुजी में कराए जाएंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, आप देख लेंगे। साथ ही पिछले करंट अफेयर में हमने मध्य प्रदेश के व्यक्तित्वों की क्लास ली थी, बहुत अच्छा कराया है। और मुझे आशा वहां से 1 से 2 व्यक्तित्व आपसे पूछे जाने चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी हो जो भी व्यक्तित्व रहे हो, सभी के सभी हमने वहां पे कवर कराए हैं। तो प्लेलिस्ट में वो वीडियोस भी डले हुए हैं, तो उसको जरूर देख लें। वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करें। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले क्लास में होती, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।